अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नुअमानी ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर एक खुला ख़त लिखा। पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है। यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे लोग हज़रत मौलाना सज्जाद साहब की तायीद में, तो बहुत सारे लोग उनकी मुखालिफत में खड़े हुए हैं। फेसबुक के ऊपर लोग अजीब अजीब तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। उस ख़त को शेयर करके उसके साथ में जो कैप्शन बांधा जा रहा है उसके अंदर बहुत सारी गुस्ताखाना बातें और हज़रत मौलाना सज्जाद साहब को बुरा भला कहा जा रहा है। तो ये जो तमाम बातें मैंने देखा हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो भाई, इस केस को आज ज़रा हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले तो हम आपको ये समझाते हैं कि देखो, हज़रत मौलाना सज्जाद साहब, उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जो ख़त लिखा है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो या और कोई लीडर हो, कोई भी उनको ख़त लिख सकता है, खुला ख़त। जैसे हज़रत मौलाना सज्जाद साहब ने लिखा है, ऐसे ही कल मौलाना अरशद साहब मदनी भी लिख सकते हैं। इसी तरह से परसों मौलाना महमूद मदनी भी लिख सकते हैं। उसके बाद में कोई और साहब भी लिख सकते हैं। सबको फ्रीडम है, सबको आज़ादी है। सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नहीं, बल्कि किसी के भी नाम पे लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को लिख सकते हैं, मुल्क के सदर के नाम पे खुला ख़त लिख सकते हैं, या फिर जो है मुल्क के जो है होम मिनिस्टर के नाम पे लिख सकते हैं। प्रॉब्लम इसमें यह है, एक्चुअल में हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोगों के अंदर जो है ना उतनी मैच्योरिटी और समझदारी नहीं है कि भाई मौलाना सज्जाद साहब ने अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को एक ख़त लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके माजी की तमाम खिदमात को फरामोश कर दें। जैसे हज़रत मौलाना सज्जाद साहब उम्मत के लिए जो उनके अंदर कुढ़न है और जो ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जगह जगह पे वो बावजूद बीमारी के जो है सफ़र करते रहते हैं, इसी तरह से उन्होंने जो है वामन मेश्राम साहब के साथ मिलकर पूरे मुल्क में एक ज़माने में एक ऐसी मुहिम छेड़े थे। हम खुद उनके साथ में थे उस ज़माने के अंदर, और हमने भी कई मरतबा वो सफ़र किए हुए हैं ताकि मुल्क के अंदर जो है फ़िरका परस्त ताकतों को हुकूमत से दूर रखा जाए। तो हज़रत मौलाना सज्जाद साहब की तकरीबन जो ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है वो इसी दर्द में, इसी कुढ़न के अंदर भारत के मुसलमानों को लेकर, जिस तरीक़े से आप चाहे किसान आंदोलन में शिरकत हो, बहुत सारी चीज़ें हो, तो ये सारी जो खिदमत है ना हज़रत मौलाना की, हम सिर्फ़ हज़रत मौलाना के एक ख़त की वजह से इन सारी खिदमत को फरामोश नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको बड़ा होना ज़रूरी है, हमको बालिग होना ज़रूरी है, हमको मैच्योर्ड होना ज़रूरी है कि भाई आज हज़रत मौलाना सज्जाद साहब ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को ख़त लिखा है, कल वो जो है अखिलेश यादव को भी लिख सकते हैं, परसों मुल्क के पीएम को भी लिख सकते हैं, सदर को भी लिख सकते हैं। और सिर्फ वो नहीं, बल्कि जैसे मैंने और लोगों के भी नाम कहा हूँ, सब लोगों को इस बात का फ्रीडम है, इस बात की आज़ादी है कि वो खुला ख़त लिख सकते हैं। उसमें इतना हंगामा मचा के हज़रत मौलाना के बारे में जो है गलत किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करना और उसको सोशल मीडिया पे शेयर करना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। वरना आज जुमा का बाबरकत दिन है, मैंने ये बिल्कुल तय किया था कि ये ख़त और ये जो सियासत और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी और बाकी तमाम चीज़ों के उन्वान पे मुझे कोई बात नहीं करना है। लेकिन मैंने जो इस तरह की बेअदबियाँ सोशल मीडिया पर देखा और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के मशवरे और राय और लोगों का उनके बारे में, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बोला भाई, हज़रत मौलाना सज्जाद साहब का मकाम और मर्तबा इल्मी एतबार से बहुत ऊंचा है। इसी तरह से जो उनकी खिदमत है हम उसको फरामोश नहीं कर सकते। वो मैंने मेरी आँखों से देखा हूँ, मैं ख़ुद वो वैसे सफ़रों में चला हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। तो इसलिए मुझे मजबूरन इस ख़त और ये जो लोगों का हंगामा है उसको टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए बैठना पड़ा है। तो अब आते हैं हम अपने टेक्निकल एनालिसिस पे। हज़रत मौलाना ने जो खुला ख़त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लिखा है, देखो हज़रत मौलाना का जो मंशा है वो इस दर्द और इस कुढ़न को लेकर है कि मुसलमानों के वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ तो ये हो गई।
दूसरी तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अगर MIM के जो सीट्स है और जो कैंडिडेट्स खड़े करने का जो फैसला किया है, तो उनका भी जो अपना फैसला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो भी भारत के एक नागरिक है और उनकी अपनी जो पार्टी है वो कोई उन्होंने इलीगल पार्टी नहीं है, बल्कि वो भी गवर्नमेंट से मान्यता लेकर हुकूमत के पूरे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए उनकी पार्टी को गवर्नमेंट ने इस बात की परमिशन और इजाज़त दी है कि वो अपने कैंडिडेट्स भी कहीं पे भी खड़े कर सकते हैं। तो उनका उत्तर प्रदेश के अंदर जाना और वहाँ पे अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करना, ये उनका राइट है, एक फंडामेंटल राइट। यानी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने उनको जो हक दिया है, उनको जो अधिकार दिया है, उसके एतबार से वो सिर्फ उत्तर प्रदेश क्यों, जैसे उन्होंने बिहार में अपने उम्मीदवार खड़े किए, महाराष्ट्र में खड़े किए, ऐसे ही वो गुजरात में भी, MP में भी, राजस्थान में भी, पूरे मुल्क में खड़े कर सकते हैं। जब दूसरी पार्टियां खड़ी कर सकती है, जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से गोवा में आके वहां अपने कैंडिडेट्स और उम्मीदवार खड़े कर सकती है, और जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक उम्मीदवार जो है वो बिहार से और वो उत्तर प्रदेश में अगर इलेक्शन जीत सकता है, हर पार्टी को इस बात का हक है, हर पार्टी को इस बात का राइट है कि वो अपने उम्मीदवार पूरे मुल्क में जहां खड़े करना चाहे वो खड़े कर सकते हैं। ये मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के एतबार से आज़ादी है। तो जब सबको आज़ादी है तो वैसे ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी आज़ादी है, वो भी अपने उम्मीदवार उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, जहां खड़े करना चाहे वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो इशू। जो लीगली है उसमें उनको पूरी इजाज़त है। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के हालात और वोटों के बंटवारे पर। तो देखो, एक मैं आपको कॉमन सेंस की बात बताता हूँ, एकदम कॉमन सेंस की बात। चलो मुझे बताओ, पिछला जो इलेक्शन हुआ, पिछला जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें कौन से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किए थे जो बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीट्स मिली? यानी बीजेपी को पूरी तरह से तीन चौथाई सीट्स मिली है। 400 में से 300 से ज़्यादा सीट्स बीजेपी को जो मिली थी पिछले बार के विधानसभा इलेक्शन में। मेरा सवाल है ये, मुझे आप बताओ, उस वक्त में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहां पे अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे? इसी तरह से ये हो गया विधानसभा। चलो उसके बाद में आते हैं लोकसभा में। अब लोकसभा के जो 2019 में इलेक्शन हुए, सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, मुझे आप बताओ कौन से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कैंडिडेट्स वहां पे खड़े किए थे जो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में मुश्किल से कांग्रेस की एक सीट, जिसमें सोनिया गांधी जी रायबरेली से, और उनके अलावा जो है डिम्पल यादव कन्नौज से, बस ये 2-4 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एक और बहुजन समाज पार्टी की एक 2-4 सीट्स के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी ही जीतकर आई। उस वक्त में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कितने कैंडिडेट्स थे? मैं आपको कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। तो इसी तरह से अब अगर ये इलेक्शन में वो अपने कैंडिडेट्स और उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, उनको पूरा फ्रीडम है उनको। अब हम आते हैं हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के दर्द और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट्स के ऊपर। तो हज़रत मौलाना ने खुद अपने उस ख़त के अंदर वाज़ेह तौर पर यह लिखा है कि जिन सीट्स पर आपको आने की उम्मीद है, बिल्कुल आप वहाँ पे ताकत लगाइए पूरी तरह से, और जहाँ पर जो है उम्मीद कम है तो फिर वहाँ पे आप अपने उम्मीदवार खड़े न कीजिए। तो मैं भी जो है हज़रत मौलाना की इस बात की भरपूर तायद करता हूँ, हज़रत मौलाना सज्जाद साहब की, और मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिन सीट्स पर मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा, और उत्तर प्रदेश में है ऐसे तकरीबन मैं समझता हूँ 50 से ज़्यादा ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे 50% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, वहाँ पे बिल्कुल अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहिए, ज़रूरी है वो भी, ताकि MIM के भी जो है ना 10, 15, 20 जो है वो MLA बनकर अगर विधानसभा में जाते हैं तो ये पार्टियां भी होश में आएंगी ना। ये जो है अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी है, ये भी होश में आएंगे, इनको भी पता चलेगा ना मुसलमानों को कब तक हम बंधुआ मजदूर बना के रख सकते हैं बोलकर।
कब तक? जैसे कांग्रेस ने हमको जो है पिछले 60-70 साल से अपना बंधुआ मजदूर बना के रखा था, और हमने पिछले 60-70 सालों में अपनी जब कोई ताकत नहीं बनाए तो उसके बाद में हमारा हशर, हमारा हाल क्या हुआ? पूरे मुल्क में आज हमारा कोई लीडर नहीं है। शुरू से ही, मुल्क के आज़ादी के बाद से ही मुसलमान अगर जो है अपनी ताकत को मजबूत बनाते थे, मैं समझता हूँ हमारा अपना भी एक अस्तित्व होता था। आज हमारा हाल ये है कि हम बटे हुए हैं, हर एक को लगता है कि ये हमारा वोट बैंक है। तो ये पार्टियों को भी होश में आना चाहिए। जैसे बिहार में जो है जो उनके एमएलए आए हैं, और जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो है एमआईएम के एमएलएज है, और दीगर स्टेट्स के अंदर भी अगर जो एमएलए बनते हैं, और उत्तर प्रदेश में भी अगर 10-12 एमएलए बन जाते हैं ना, होश में आएंगे। होश में उससे ये अखिलेश यादव भी, और इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी और दूसरे पार्टियां भी, कि मुसलमानों की अपनी भी कोई ताकत है, और मुसलमान अपने बलबूते के ऊपर भी भले अपने 10 एमएलए जो है वहाँ की विधानसभा में भेजे, लेकिन भेज सकते हैं। ये हक है हमको, ये कोई इलीगल नहीं हो रहा है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया हुआ है। तो दोनों एतबार से बिल्कुल सही है कि जहाँ पे अगर उम्मीद है, हम मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है बिल्कुल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरा जोर लगाना चाहिए। और मैं वो इलाके के मुसलमानों को भी ये कहूँगा और उनसे रिक्वेस्ट और दरख्वास्त भी करूँगा कि बिल्कुल आपने भी 100% वोट एमआईएम के कैंडिडेट्स को ही देना चाहिए, उस हलके के अंदर जहाँ पर जो है मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा है। लेकिन वो सीट्स जहाँ पे मुसलमानों की आबादी कम है, तो वहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपने कैंडिडेट्स को अगर नहीं खड़े कर रहे हैं, तो हमारा 100% वोट फिर समाजवादी पार्टी को जाना चाहिए दूसरे दर्जे में। बिल्कुल हम समाजवादी पार्टी के भी मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन उसको ये बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में अगर हम देखेंगे तो मेरा सवाल है ये, जब आज़म खान साहब बिस्तर पे इतने दिनों तक एड़ियाँ रगड़ते रहे, अखिलेश यादव वो टाइम पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए नहीं ली, उनको बाहर निकलवाने के लिए कोई कोशिशें नहीं की गई, उनके ताईद और तरफदारी में कोई ये खड़े नहीं हुए। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया, एक बयान आया नहीं उस वक्त में अखिलेश यादव का। डॉक्टर उमर गौतम साहब को जब गिरफ्तार किया गया, तो हमको भी जो है ना, हमको वो लीडर चाहिए भाई जो हमारे साथ में खड़े रहे। सिर्फ हमारे वोट बैंक का इस्तेमाल करने वाले लीडर नहीं चाहिए हमको भी। तो उनको भी ये पता चलना चाहिए, भले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के 10 अगर लोग जीत के जाते होंगे, एमएलए जीत के जाते होंगे, तो भी ये पार्टियां थोड़ी सी होश में आएंगी कि इसी तरह से लोकसभा के अंदर भी वो अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं बोलकर, तब जाके फिर वो हमारी ताईद में, हमारी तरफदारी के अंदर खड़े होंगे। और ज़रूरी है ये अपनी ताकत बताना, अपना अस्तित्व बताना, ये भी ज़रूरी है। कब तक बंधुआ मजदूर बन के रहेंगे हम, और कब तक ये पार्टियां हमको अपना वोट बैंक समझती रहेगी? तो इसके लिए मैंने एकदम आप लोगों को बैलेंस वाली और दरमियानी बात ये कहा हूँ। जैसे हज़रत मौलाना, पहली चीज़ तो ये याद रखो, हज़रत मौलाना सज्जाद साहब को पूरा हक़ है इस बात का कि वो खुला ख़त लिखे। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, हम उनके बुजुर्गी और उनके बड़ेपन का ख्याल रखते हुए किसी भी किस्म का बेअदबी वाला लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, यह हमारा काम है। दूसरी चीज़, उन्होंने जो खुला ख़त लिखा है बिल्कुल कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उन सारे सीट्स के ऊपर बिल्कुल अपना जोर लगाए, और हम भी इस चीज़ की तायद में है कि बिल्कुल एमआईएम के भी जो है कुछ एमएलए विधानसभा में जाना ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे जो है समाजवादी पार्टी, उसको पूरा हम सपोर्ट कर रहे हैं, और पूरा जो है हम भी उनको ये कर रहे हैं, जिन जिन सीट के ऊपर एमआईएम के कैंडिडेट्स नहीं रहेंगे वहाँ पे 100% वोट आप डालो ना, समाजवादी पार्टी को ही डालो, कोई मसला नहीं है। तो ये दरमियाना रास्ता जो है हमारे लिए है। तो इसके लिए भाई मैं अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारे अंदर ये फ़हम, ये फ़िरासत अता फ़रमाए, हर बात को हम बैलेंस में लेकर चले। हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये मैंने मेरे साथ में भी होते हुए देखा हूँ कि हम भी कौम के लिए, उम्मत के लिए, हम जो है 34 उलामा को हर महीने 2000 रुपये बुज़ुर्ग उलामा को पेंशन दे रहे हैं, और इंडिया में हमारा ये पहला इदारा है जिसने रिटायर्ड उलामा के लिए पेंशन का सिलसिला शुरू किया। लेकिन उसके बावजूद भी एक तबका वो हमारे ऊपर कीचड़ उछालने में लगा हुआ होता है। ये उलामा के मुखालिफ है, ये उलामा के मुखालिफ है, हालांकि हम उलामा की खिदमत कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि हमारा
किसी हमने जैसे अभी हमने ये टेक्निकल एनालिसिस की है, तो किसी खबर को, किसी बात को लेकर अगर हमने हज़रत मौलाना अरशद साहब के इंटरव्यू के बारे में कुछ कह दिया या किसी की गलत पॉलिसी के ख़िलाफ़ में बात कर दी, तो फ़ौरन उठा के पूरी खिदमत को फरामोश कर दिया जाता है कि यही मुफ्ती अकबर हाशमी साहब जो 34 उलामा को जो है हर महीने 2000 रुपये अपने फाउंडेशन से पेंशन देते हैं, उसके अलावा मदारिस के कई तलबा ऐसे हैं जिनके लिए हमने जो है कपड़ों का, चप्पल जूतों का हमारे फाउंडेशन से इंतज़ाम किया हुआ है, रोज़ाना 50 मज़दूरों के लिए नाश्ते का नज़्म किया हुआ है। उसके अलावा हमारे 5000 से ज़्यादा जो यूट्यूब पे बयान है उससे लाखों लोग इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। और उम्मत का प्रॉब्लम यह है, एक झटके में पूरी खिदमत को फरामोश कर दिया जाता है। एक इंसान ने मस्जिद के मुसल्ले पे 27 साल गुजारे हैं और आज भी वो मस्जिद के अंदर इमामत करता है, तो भी उसकी ये सारी खिदमत को, तो ये जो है ना हमारा ये अनमेच्योर्डनेस, इसको मैं कहता हूँ बचकाना हरकतें, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए कि किसी के एक बयान से ही तुम उसकी पूरी खिदमत को फरामोश कर दो, बल्कि उसकी सारी खिदमत को हमने याद रखना चाहिए। ऐसे ही हज़रत मौलाना सज्जाद साहब की जो खिदमत है वो हमारे लिए काबिल कदर है और उन्होंने जो खुला ख़त लिखा हुआ है बिल्कुल हमने उस पर गौर करना चाहिए। अल्लाह हम तमाम को समझ और फ़हम और बसीरत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।